हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग का, प्रेम का, भक्ति का या कर्म का? तो उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया था। ठीक है, योग का संदेश दिया था, यह हमें पता है। योग का संदेश दिया था, यह उत्तर आएगा। दूसरा है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक अंक होता है। ठीक है, एक अंक होता है, यह उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो ऑप्शन है 14, 24, 20 या 16। तो यहाँ आएगा 16। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? ऑप्शन है ढपली, ढोलक, सारंगी या खंजड़ी। तो बाल गोविंद भगत जो है गाते समय खंजड़ी बजाते थे, यह उत्तर होगा इसका राइट। इसके बाद जो अगला है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में जो समास है वह है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। इसके बाद अगला है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो आपकी कृति का जो बुक है उसमें से क्वेश्चन है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाव को, खेदुम को, युमथांग को या लायुंग को? तो इसका उत्तर होगा कटाव को। भारत का स्विट्जरलैंड कटाव को कहा जाता है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला है, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 2 या 4? तो हमें पता है कि संधि के जो है 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद दूसरा है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, यह उत्तर आएगा यहाँ पर। तीसरा है, कामायनी एक है। तो कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, क्या है? महाकाव्य है कामायनी। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने का वध किया? तो परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया, यह आएगा सहस्त्रबाहु। पांचवा है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है। तो जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। ठीक है, जीने की इच्छा। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की इच्छा। और इसके बाद छठा है, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। इसके बाद जो अगला प्रश्न हम देखेंगे वह है, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। तो यहाँ पे हमें सत्य असत्य बताने हैं। इसमें पहला है, नरकट घास सोन नदी के किनारे पर मिलती है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, यह कथन सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है आपको। दूसरा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की थी। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद, दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है, क्योंकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, पदों का मेल तो समास में होता है। इसके बाद चौथा, भाई बहन में कर्मधारय समास है। तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि भाई बहन में द्वंद्व समास होता है। पांचवा है, अरे वह मर गया वाक्य विस्मयादि बोधक है। तो यह कथन सत्य है। ठीक है, कथन सत्य है, अरे वह मर गया विस्मयादि बोधक वाक्य है। इसके बाद छठा है, कमल तालाब को छोड़कर आकाश में खिल रहे हैं। तो कथन असत्य है, क्योंकि कमल जो है तालाब को छोड़कर झोपड़ी में खिल रहे, यह उस कविता के अनुसार आएगा यहाँ पर, यह दंतुरित मुस्कान जो कविता उसके अनुसार। तो यह कथन असत्य है। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर चौथा है वह है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी हम यहाँ मिलाएंगे। तो सबसे पहला इसमें है, संगतकार, छंद के प्रकार, बिस्मिल्लाह खां, गले का हार होना, संधि के प्रकार और बालम खीरा। खंड ब में लखनऊ, शहनाई वादक, 3, 2, बहुत प्यारा और मंगलेश डबरात। तो इसकी जोड़ी बना देंगे। सबसे पहला जो संगतकार है, संगतकार के कवि है मंगलेश डबराल। तो पहले नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार होते हैं 2,
ठीक है। छंद के दो प्रकार होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तीसरे नंबर पे बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई वादक थे, तो इनकी जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद चौथा है गले का हार होना, तो गले का हार होना का अर्थ है बहुत प्यारा। इसके बाद पांचवें नंबर पे संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार होते हैं 3, और बालम खीरा यह लखनऊ में पाया जाता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। तो पहली जोड़ी है संगतकार, तो संगतकार की जोड़ी बनेगी यहाँ मंगलेश डबराल से 1 नंबर। छंद के प्रकार होते हैं 2, तो 2 नंबर वाली जोड़ी यहाँ बनेगी। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, तो तीसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। गले का हार होना का अर्थ है बहुत प्यारा, तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। संधि के प्रकार होते हैं 3, तो पांचवें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। और छठा है बालम खीरा जो कि लखनऊ में मिलता, तो छठे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार आपने समझ ही लिए होंगे जोड़ी। इसके बाद हम इसके आगे के करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा रामचरितमानस। हिंदी का जो सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है उसका नाम है रामचरितमानस। इसके बाद दूसरा है मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो मानव संस्कृति जो है वह है अविभाज्य है, अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति जो है अविभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे आएगा अविभाज्य, अविभाज्य उत्तर आएगा इसका। तीसरा है निंदा करने योग्य के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। निंदा करने योग्य, तो इसका उत्तर होगा निंदनीय। निंदनीय, ठीक है। निंदनीय जिसकी निंदा की जा सके, तो यहाँ पे आएगा निंदनीय। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो यहाँ आएगा फागुन, आभा फागुन की अट नहीं रही, तो यहाँ आएगा फागुन। इसके बाद एक करुण रस का स्थायी भाव लिखिए। तो करुण रस जो है इसका स्थायी भाव है शोक, शोक। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और छठा है ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो ड्राइवर कम गाइड जो था उसका नाम था जितेन, जितेन नार्गे, ठीक है। जितेन नार्गे नाम था ड्राइवर कम गाइड का। तो इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न इस प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है वह है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? और इसके अथवा में है उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पहले से ही मौजूद है। और यदि आपको चाहिए तो इन सारे जो प्रश्नों के उत्तर हम अलग से एक वीडियो बनाकर 2 और 3 नंबर के प्रश्नों को सारे के उत्तर हम देंगे। तो प्रश्न जो है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया और इसके अथवा में था कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 7वां है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं और इसके अथवा में था लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है जीवनी और आत्मकथा में कोई 4 अंतर लिखिए और इसके अथवा में है नाटक और एकांकी में 4 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए और अथवा है महाकाव्य खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 10वां है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है और इसके अथवा में है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां हम देखेंगे। तो प्रश्न है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे और इसके अथवा में है लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण भी लिखिए और इसके अथवा में है श्रृंगार रस किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 13 है अलंकार की परिभाषा लिखिए उनके भेद बताइए
और अथवा में है छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 14 है वह कृतिका से है। तो प्रश्न है कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। और इसके अथवा में है माता का अंचल पाठ में बच्चों की दुनिया रची गई है, वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 15 है हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ तक और किस तरह हो रहा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पे दे रखे शब्द पहला प्रतिदिन, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दिन दिन और समास है अव्ययीभाव समास। और दूसरा जो शब्द है लाभ हानि, इसका समास विग्रह हम लिखेंगे लाभ और हानि, और ये है द्वंद्व समास। इसके अथवा में निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे दे रखे खून पसीना एक करना और जो गरजते हैं बरसते नहीं। प्रश्न नंबर 17 है श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद बताइए। ठीक है, श्रव्य काव्य दृश्य काव्य के भेद बताइए। इसके अथवा में है काव्य की परिभाषा लिखिए और उसके भेद बताइए। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। इसमें पद्यांश दे रखा फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यह जो कविता है फसल कविता से यह पद लिया गया है। तो यहाँ पे इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है हमें। इसके अथवा में है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यह जो कविता है बादल गरजो वाली, यह उत्साह कविता है और इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद प्रश्न नंबर 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जो गद्यांश दे रखा है वह है आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी और यह क्या है यह कौन है। तो यह जो गद्यांश है यह बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। और इसके अथवा में यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। तो यह जो गद्यांश है यह एक कहानी यह भी पाठ से लिया गया और इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 20वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पे अनुच्छेद लिखना है और इसके अथवा में है बढ़ती महंगाई के संबंध में ग्राहक और किराना दुकान के मालिक के बीच संवाद लिखिए। तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर चैनल पर जल्द ही आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 21वां है निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ काव्यांश दे रखा है नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इसके बाद यहाँ नीचे प्रश्न दे रखे हैं मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कि मनुष्य को कुछ काम करना चाहिए और जग में रहकर अपना नाम करना चाहिए। इसके बाद है आदमी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। तो आदमी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, इसका उत्तर है
जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हुआ? तो जो जन्म है वह अपना नाम करने और कुछ काम करने के लिए हुआ है, यह उत्तर आएगा इसका। बाद प्रश्न है, इस काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक होगा आशावाद। इसके बाद अथवा में है, कभी कभी लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, संदेह होने लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे या नहीं। कई बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है, इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है। आशा उत्साहित करती है, निराशा का भाव अकेले नहीं आता, उसके साथ हीनता की भावना का जन्म होता है, असुरक्षा का भाव आता है, तनाव का बवंडर आ जाता है, मन उत्साहहीन हो जाता है। मन में निराशा नहीं, आशा को बसाना चाहिए। जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। तो गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो गद्यांश का शीर्षक है यहाँ पर आशावाद। ठीक है, आशावाद यहाँ पर शीर्षक है, क्योंकि यहाँ पे हमें निराशा से दूर रहने की बात की गई। आशावादी जो है यही शीर्षक होगा इसका। निराशा का भाव क्यों जागृत होता है? तो यहाँ पे उत्तर यह आएगा कि अनेक बार प्रयास करने पर भी, ठीक है, अनेक प्रयास करने पर भी असफलता मिलती, इससे मन में निराशा का भाव जागृत हो जाता है। उत्तर होगा मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मन में आशा का भाव क्यों बनाए रखना चाहिए? क्यों? इसका उत्तर होगा क्योंकि जो लोग जीवन में आशावादी रहते हैं वही विपरीत परिस्थिति में भी लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, यह उत्तर है इसका तीसरे का। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 22 है, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। और इसके अथवा में है, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। ठीक है, मित्र को पत्र लिखना है बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 23वां है वह है निबंध। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो विषय दे रखे वह है विज्ञान की प्रगति का मानव जीवन में महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, जल ही जीवन है और विद्यार्थी और अनुशासन। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा ही पेपर देख लिया है। इसके साथ ही हम बाकी विषयों के भी प्री बोर्ड के पेपर की तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।